हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर बी के ऑनलाइन स्टडी में। आज हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा के उद्देश्य थे उसके बारे में जानेंगे। एम ऑफ एजुकेशन रविंद्रनाथ टैगोर। लास्ट वीडियो में हमने रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बताने वाले हैं शिक्षा के उद्देश्य, उनका शिक्षा का क्या उद्देश्य था। तो आइए जानते हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा के उद्देश्य थे उनके बारे में। टैगोर ने अपने लेखों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष रूप से शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की है। दोनों रूप से उन्होंने प्रत्यक्ष यानी कि सामने आकर अपना स्टेटमेंट देकर की भी, क्योंकि शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा परिभाषाएं दी है। तो प्रत्यक्ष रूप में भी और परोक्ष रूप में भी, दोनों रूप में भी उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का जो है शिक्षा ऐसा होना चाहिए। गुरुदेव ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास कर सके। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे मानव का जो है भौतिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप भी और आध्यात्मिक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए वह शिक्षा ग्रहण करे। वैसे तो प्रकृतिवादी थे, अद्वैतवादी भी थे, ब्रह्मवादी भी थे, वह कहीं न कहीं सभी वादी के पक्षधर थे। लेकिन शिक्षा का एम, एजुकेशन एम जो उनका था, जो भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सके, यानी कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए इसमें उनका आध्यात्मिक विकास भी हो और भौतिक जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रखकर शिक्षा होनी चाहिए। और इन्हीं को वे शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। उनका मुख्य रूप था कि शिक्षा जो है रोजगार परक होनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य संबंधी इनके विचारों को निम्न लिखित रूप से हम क्रमबद्ध कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास का अर्थ इनसे हम लगा सकते हैं कि योग का शिक्षा भी उनको मिलना चाहिए ताकि शरीर का विकास भी हो, शरीर की मजबूती भी हो और शारीरिक रूप से वह स्वस्थ रहे। सबसे उनका ये था शारीरिक रूप से जो है वह स्वस्थ रहे। दूसरा था बौद्धिक विकास, ज्ञान का विकास, बौद्धिक रूप में भी उनका विकास हो। सामाजिक विकास, शिक्षा वैसा होना चाहिए जिससे बालकों का समाजीकरण स्कूली शिक्षा से ही हो, वह समाज में भाईचारा के साथ रह सके। जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, लिंग आदि का भेदभाव के वे विरोधी थे कि समाज में इस तरह की भावना नहीं होना चाहिए। जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, भाषा के आधार पर किसी में भेद नहीं होना चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए। तो सामाजिक विकास पर भी वह जोर देते थे। शिक्षा ऐसा हो जिसमें बालक का समाजीकरण हो। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत विकास एवं
राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। शिक्षा वैसा होना चाहिए जिससे उनका सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास भी हो और राष्ट्रीय देश प्रेम की भावना उनमें विकसित हो और अंतर्राष्ट्रीय भावना भी। विश्व बंधुत्व की वह कल्पना करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व बंधुत्व की कल्पना करते थे। वसुधैव कुटुंबकम हमारा उस समय का जो है सामाजिक व्यवस्था था। नैतिक विकास, शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे उनका मोरल वैल्यू डेवलपमेंट, नैतिक विकास भी उनका बालक का संभव हो। इसके बाद 6 पॉइंट है व्यावसायिक विकास। शिक्षा में व्यवसायीकरण या शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे वह जीवन जीने के लिए व्यवसाय कर सके, यानी क्राफ्ट, कला, संगीत कला, ये ललित कला, ये सब यदि शिक्षा में सम्मिलित कर दिया जाए और बालकों का इस प्रकार की शिक्षा हो तो इससे क्या होगा कि व्यावसायिक विकास भी हो पाएगा। 7वां है आध्यात्मिक विकास। ईश्वर की सत्ता सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, इसलिए वह शिक्षा में आध्यात्मिक विकास भी चाहते थे। इनका मुख्य उद्देश्य इस तरह से है। आइए अब PDF में भी जान लेते हैं कि शारीरिक विकास। गुरुदेव ने सबसे अधिक बल मनुष्य को शारीरिक विकास पर बल दिया। शारीरिक विकास को गुरुदेव ने व्यापक रूप में लिया। इनकी दृष्टि से मनुष्य का शरीर स्वस्थ एवं सुंदर होना चाहिए। उनकी मांसपेशियां सुदृढ़ होना चाहिए और इंद्रियां अपने अपने कार्य में सक्षम होना चाहिए। इनका मत था कि शारीरिक विकास के लिए यदि अध्ययन कार्य को भी छोड़ना पड़े तो कोई विशेष बात नहीं है। उनका ये कहना था कि जो सुबह का समय जो होता है, कुछ समय व्यायाम में शारीरिक विकास के लिए लगाना चाहिए। इसमें 2-4 मिनट या कुछ मिनट अध्ययन में बाधा भी पहुँचे तो शारीरिक विकास के लिए व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। पैरों पर चढ़ने दिया जाए, तालाब में तैरने दिया जाए। पैर पर चढ़ने दिया जाए, तालाब में तैरने दिया जाए। तैरना भी एक व्यायाम है, एक्सरसाइज है। प्रकृति के साथ नाना प्रकार की शरारतें करने दिया जाए, यानी कि प्रकृति के साथ खेल करके उसका सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक विकास हो तो प्रकृति के साथ खेले। तैरना क्या है? जल में, तालाब में यदि तैरे तो वह प्रकृति है, उसमें तैरे। पैर प्रकृति है, उनके साथ खेले, पैरों पर चढ़े तो शारीरिक विकास होगा। इन क्रियाओं से उनका स्वाभाविक रूप से शारीरिक विकास होगा। बौद्धिक के बारे में आइए जानते हैं कि क्या कहा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनका विचार था कि मनुष्य के बौद्धिक विकास पर भी बल देते थे, परंतु बौद्धिक विकास से उनका तात्पर्य कुछ विषयों के ज्ञान होने से नहीं, यानी कुछ विषय आधा अधूरा पढ़ लिया उससे उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। बौद्धिक विकास से तात्पर्य विभिन्न मानसिक शक्तियाँ जिसमें स्मरण, कल्पना, चिंतन, तर्क, ये इम्पोर्टेंट बौद्धिक विकास के लिए था। इनको उन्होंने इंगित किया कि बौद्धिक विकास, स्मरण शक्ति भी तीव्र होना चाहिए। कल्पना, कुछ करने की कल्पना, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। चिंतन, किसी शब्द पर, टॉपिक पर उनका चिंतन स्तर उच्च होना चाहिए। और तर्क,
तर्क करने की भी क्षमता होनी चाहिए, तभी उसका बौद्धिक विकास हो पाएगा। इनके विकास उस शक्तिशाली संगठन से था जिनके द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। मेन ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है, जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका वह विशेष रूप से विकास चाहता था। स्मरण शक्ति, तर्क, चिंतन, ये सब इनमें आ जाता है। उसमें से उपयोगी और अनुपयोगी तथ्यों को अलग अलग करता है। नए नए उपयोगी तथ्यों की खोज और निर्माण करता है और अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने और आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति करने में सफल होता है। अब जाइए, इनके विचार से यह बौद्धिक विकास जीवन की वास्तविक क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने से ही प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास। गुरुदेव मनुष्य की व्यक्तिक विभिन्नता में विकास करते थे। इनका मत था कि शिक्षा द्वारा बच्चों का विकास उनकी अपनी रुचि और रुझान और क्षमताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, परंतु यह विकास होगा समाज में ही रहकर बालक का विकास संभव होगा, ऐसा उनका मत था, और वह भी प्रकृति की गोद में शिक्षा होनी चाहिए। इनके विचार से एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ आध्यात्मिक संबंध होता है, जिसके कारण ही वे एक दूसरे की कल्याण कामना से प्रेरित होकर सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। शिक्षा मनुष्य में कल्याण भावना का विकास होना चाहिए। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे उनका मानव कल्याण की भावना हो। वही शिक्षा उपयोगी वह समझते थे जिसमें मानव विकास का जो है कल्याण भावना हो। अब जानते हैं सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास के बारे में। गुरुदेव राष्ट्रीय जागृति के प्रणेता थे। देश प्रेमी, देशभक्त कहना चाहिए, और उनके लिए लोगों को जागरूक करना उनका मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने शिक्षा द्वारा भारतीय को अपनी मूलभूत संस्कृति से परिचित कराने और उन्हें आचरण की ओर प्रेरित करने पर बल देते थे। जो मूलभूत संस्कृति है भारत की, उनसे वह परिचित कराने और उनको अपनाने पर वह बल देते थे, प्रेरित करते थे। विशेष बल दिया। उनका विश्वास था कि इससे राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। राष्ट्रीय एकता का विकास इससे संभव है या होगा। इनको भय था कि संकीर्ण राष्ट्रीय मनुष्य में उत्थान में बाधक हो सकती है। जो उत्कर्ष है मानव का, उसमें बाधक हो सकता है। संकीर्ण यानी छोटा, तुच्छ राष्ट्रीय यदि भावना होगा मनुष्य में, तो यह मनुष्य का स्वयं का उत्थान में भी बाधक हो जाएगा और राष्ट्र का भी उन्नति और डेवलप में बाधक हो सकती है। इसलिए उन्होंने शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बोध पर बल दिया। इनका तर्क था कि मानव की विभिन्न सभ्यता संस्कृतियों में जो भिन्नता है वह हमें पृथक नहीं करती, अपितु हमें संस्कार की विविधता का ज्ञान कराती है, अनेकता में एकता का ज्ञान कराती है, ऐसा उनका मानना था। आइए, नैतिक शिक्षा का विकास किस प्रकार से हो इसके बारे में जानते हैं। 5वां पॉइंट, नैतिक शिक्षा का विकास। गुरुदेव मानवतावादी व्यक्ति थे। मानव को अच्छा मानव बनाने पर बल देते थे। अच्छा मानव तो सभी है, लेकिन एक अच्छा मानव, सभ्य, सुसंस्कृत मानव बनाने पर रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव की उपाधि भी दी गई है, वह मानव को अच्छा मानव बनाने पर बल देते थे। मानव का इनका अपना संपत्ति था, कॉन्सेप्ट था उनका, कि एक ऐसा जो विश्व को मानवों में भेद नहीं करता, एक ऐसा मानव का निर्माण हो जो विश्व के मानवों में भाषा, लिंग, जाति, धर्म आधार पर वह जो है
भेद न करे, ऐसा वह मानव का निर्माण चाहते थे। इसके लिए गुरुदेव ने अनेक नैतिक नियमों जैसे ब्रह्मचर्य, अनुशासन, आत्मानुशासन, ध्यान, साधना आदि की चर्चा की है। वह इतने ईश्वरवादी और प्रकृतिवादी दोनों थे कि वह कुछ नियमों, नैतिक जो नियम होते हैं, मोरल वैल्यूज, और उसमें ब्रह्मचर्य, इसके बाद अनुशासन, ध्यान, ईश्वर के लिए ध्यान करना कुछ समय निकाल करके, और साधना, ईश्वर की साधना में कुछ समय व्यतीत करना, उन्होंने इनके बारे में भी चर्चा की है। उनके पालन के लिए आत्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति, शक्ति एक बाह्य होता है जो हम हाथ पैर से वह बल का प्रयोग करते हैं किसी काम को करने में। दूसरा है आंतरिक शक्ति जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। ये आंतरिक शक्ति का यदि विकास हो जाए साधना और योग से, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। वह ऐसा उनका मानना था। आंतरिक आत्मानुशासन, अपने आप में अनुशासन, स्व का अनुशासन और ज्ञान को आवश्यक माना। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में उनका क्या कहना है? व्यावसायिक शिक्षा का विकास, गुरुदेव मनुष्य की आर्थिक कुशलता भी प्रदान करना चाहते थे, ऐसा नहीं। तो इसके लिए उन्होंने हस्तकला, शिल्प कला, कृषि शिक्षा पर बल देते थे। हस्तकला, कढ़ाई इत्यादि, क्राफ्ट, शिल्प कला, बुनना, कताई बुनाई, और कृषि शिक्षा। यदि शिक्षित होकर के एक एजुकेटेड व्यक्ति करेंगे तो उपज में वृद्धि होगी, इस पर वह ज़्यादा जोर देते थे व्यावसायिक विषय पर। आइए आध्यात्मिक विकास के बारे में जानते हैं कि उनका आध्यात्मिक विकास कैसा था। गुरुदेव के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें संपूर्ण शक्ति की एकता से परिचित कराए। इसके अनुसार जब मनुष्य विश्व भर के प्राणियों में एक आत्मा के दर्शन करने लगे, तब समझो कि उसकी आत्म तत्व की अनुभूति हो गई, ऐसा उनका मानना था। यदि विश्व बंधुत्व की भावना हो, वह ऐसा माने कि जो आत्मा मुझ में है वह विश्व के सभी मानवों में वही आत्मा है। तो इससे क्या होगा कि आत्म दर्शन कराने पर वह बल देते थे, और इससे वह उनको पता होगा कि आत्म तत्व क्या है, जो मेरे अंदर है तो वही दूसरे के अंदर है। तो इससे भाईचारा, आपसी भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना जगेगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगेगी। इसी चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों के ज्ञान पर बल दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि पहले हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की अनुभूति करें, इसके बाद ही आध्यात्मिक एकता की अनुभूति होगी। शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि शिक्षा के उनके उद्देश्यों को हम इस वीडियो में जारी रखे हुए हैं। तो शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? गुरुदेव ने मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास पर समान बल देते थे। प्राकृतिक शिक्षा, सामाजिक, समाज में रहने की शिक्षा, आध्यात्मिक, आत्मा का परमात्मा से जोड़ने के लिए क्या क्या उपादान अपनाना चाहिए, किन किन नियमों को, ध्यान, योग, साधना की रास्ता को अपना कर चलना चाहिए, इस पर वह बल देते थे। इसके लिए समुचित विकास के लिए क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या का निर्माण किया। डूइंग बाय लर्निंग। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपनी भाषा और तथा संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की
भाषा एवं संस्कृतियों के ज्ञान पर भी बल दिया। प्रकृत और ललित कलाओं के तो वे अनन्य प्रेमी थे। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सह पाठगामी क्रियाओं पढ़ाई में जो सहायक एक्टिविटी है उससे बालकों के विकास में बड़ा योगदान होता है। उनका ये मानना था कि पाठ्य सहगामी क्रिया यदि बच्चों में परिपक्वता लाने में कहना चाहिए कि उनके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः खेल कूद, शारीरिक व्यायाम, अभिनय आदि की पाठचर्या में स्थान देना चाहिए। संगीत, खेल कूद इत्यादि पर अधिक बल देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, इनका मानना था। इन्होंने प्रारंभ में शांति निकेतन के लिए जिस क्रिया प्रधान पाठचर्या को रखा उसका रूप निम्नलिखित है। देखिए, विषय मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, विज्ञान, कला और संगीत विषय के रूप में इन विषयों को पढ़ाना चाहिए बालकों का सर्वांगीण समुचित विकास के लिए। अब उपयोगी क्रियाओं की बात कर लें तो बागवानी, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह आप कर सकते हैं और प्रयोगशाला कार्य। अंतःक्रियाएं, तो अंतःक्रियाओं में जो है समानता आएगी या अंतःक्रिया होगी वह किसके माध्यम से, तो खेल कूद, नाटक, संगीत, नृत्य, मौलिक रचना, ग्रामोत्थान और समाज सेवा कार्य, ये सब जो है अंतःक्रियाएं हैं। जैसे जैसे शांति निकेतन का विस्तार होता गया वैसे वैसे उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा, साहित्य एवं संस्कृतियों को उनकी पाठचर्या में सम्मिलित किया जाने लगा। आज तो यह भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उदार और तकनीकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। हम बात कर रहे हैं शांति निकेतन की, वहाँ किस किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है। तो ये विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्य निश्चित है। यहाँ की पाठचर्या के लिए सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ देसी विदेशी का अंतर नहीं है। यह कारण है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में देश विदेश की भाषाओं, संस्कृतियों, ज्ञान, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। विदेशी छात्रों के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रम, भारतीय संगीत आदि भी चलाए जाते हैं। यहाँ की पाठचर्या में विशेषता यह है कि आज भी कला, संस्कृति और धर्म ग्रामोत्थान केंद्रित है। कला, संस्कृति, धर्म और ग्रामोत्थान, गाँव के लिए उत्थान के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उस पर यह आधारित शिक्षा है। अब शिक्षण विधियाँ की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इस वीडियो को शॉर्ट कर दिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के बारे में कि उनके अनुसार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण बिंदु कैसा होना चाहिए। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके, हौसला अफजाई हो सके और मैं इस क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।